नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं MH1 न्यूज। रात 8 बजे की डिबेट में आज हम बात करेंगे कैसे लगेगी कांग्रेस की नैया पार, क्योंकि कांग्रेस में है रार। ये एक बड़ा सवाल है। जब टिकट नहीं मिला था तब भी कांग्रेस में आपस में सिर्फ फुटअव्वल था। बहुत से सपने थे कि किसको टिकट मिलेगा, किसका टिकट कटेगा। जब लिस्ट पूरी आ गई तो उसके बाद अब नाराजगी के बाद एक सामने आ रही है। आप जो पीछे वॉल पर ये तस्वीरें देख रही हैं उनमें से कुछ लोगों की है जो नाराज है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिसकी तस्वीर यहाँ पर नहीं है, जिनमें से नाम एक करण दलाल का भी है। और इन्हीं मुद्दों पर हम बात करेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पर बात करें श्रुति चौधरी की, पहले तो उनको भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से टिकट चाहिए था, उनका टिकट कटा। उसके बाद उनकी आंसुओं की धारा बह निकली और उसके बाद जो है किरण चौधरी लगातार वो ये तो कह रही है कि वो कांग्रेस के साथ है, लेकिन दूसरी तरफ जो है राव दान सिंह पर लगातार इनडायरेक्टली निशाने साध रही हैं। वहीं अगर चौधरी बीरेंद्र सिंह की बात करें तो चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा कि अब उनका बेटा सीएम की दौड़ में है, लेकिन ये दौड़ कहां तक जाएगी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि पुराने धुरंधर भी आगे विधानसभा चुनाव की राह देख रहे हैं। कई ऐसे धुरंधर हैं जो इस चुनाव में भाग नहीं ले रहे हैं। पूर्व 3 मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हैं जो इसमें भाग नहीं ले रहे हैं। उनको एक आस है कि विधानसभा में शायद उनका कुछ हो जाए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं जिनका परिचय मैं करवाना चाहूंगी। राजवीर रोहिला है बीजेपी से हमारे साथ, सुरेश रोड है कांग्रेस से, अमित नेहरा वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ। पैनल ये मौजूद है, तीनों को प्लीज स्क्रीन पर दीजिए ताकि जो है हम बात करें उनसे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अमित जी, मैं आपसे कहना चाहूंगी, आप इस पूरे हरियाणा के पॉलिटिकल सिनेरियो को कैसे देखते हैं, क्योंकि हरियाणा के अंदर इस वक्त कांग्रेस के अंदर सिर्फ फुटअव्वल की स्थिति बनी हुई है। गुड़गांव सीट पर अभी भी कुछ क्लैरिटी नहीं आई है। देखिए पूजा, ये तो जो नेशनल पार्टी होती हैं तो उसमें होता ही रहता है, कोई नई बात नहीं है इसमें। बीजेपी में भी देखी थी हमने, क्योंकि जो मौजूदा सांसद ब्रिजेंद्र सिंह हैं वो तो पार्टी छोड़ गए थे। उनको जब ये लगा था कि टिकट नहीं मिलने वाली, तो इसमें कांग्रेस में भी वही बात है। भाई लाइन में सारे हैं, अल्टीमेटली जिसको टिकट मिलेगी उसी को मिलेगी। एक ही टिकट है, एक लोकसभा सीट पे तो एक को मिलेगी, क्योंकि कैप्टन अभिमन्यु भी रेस में थे वहां पे, तो उनके भी सुनने में आया था कि थोड़ी नाराजगी है। तो ये चलती रहती है। हाँ, लेकिन ये आपका सवाल वाजिब है कि बाकी सारी कर दी 8 की 8 सीटें डिक्लेयर कांग्रेस ने, 9वीं क्यों नहीं की गुड़गांव की। तो इसमें संशय है, कांग्रेस को क्लियर करना चाहिए लोगों को भी, अपनी पार्टी में भी। तो मैं तो इसमें कोई ज्यादा इसमें नहीं मानता कि रार है। दिक्कत यह है कि बीजेपी चूंकि सत्तारूढ़ पार्टी है केंद्र में भी, तो सत्तारूढ़ पार्टी का जो अनुशासन होता है वो थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है। कांग्रेस विपक्ष में है तो उसकी रार सड़कों पे दिखाई दे रही है, और कांग्रेस में तो वैसे भी सिर्फ फुटबॉल चलता ही रहता है, पक्ष भी वो हो जाते हैं, विपक्ष भी वो हो जाते हैं, दोनों पक्ष वो हो जाते हैं। तो बीजेपी में ऐसा नहीं है, थोड़ा सा अनुशासन तो दिखता है जी। सरफेस पे तो दिखता है, नीचे नीचे तो वहां भी धड़ेबंदी है, ठीक है ना। अभी की हमने देखा, बहुत सारी वीडियो आई, अनकंट्रोलेबल सिचुएशन जो है, अनकंट्रोलेबल सिचुएशन जो है वो आप ये तो मानेंगे कि कांग्रेस में ही दिखाई देती है। नाराजगी ऐसा नहीं है कि बीजेपी के नेताओं में नहीं है। कुलदीप बिश्नोई नाराज हुए, अनिल विज काफी टाइम से नाराज थे, लेकिन किसी ने भी इस तरह की बातें नहीं की है। इस तरीके से उनका रिएक्शन नहीं रहा जिस तरीके से किरण चौधरी आकर के समर्थकों के सामने कहती है किसका बेटा जो था वो आरोपों से घिरा हुआ था, घोटाले में जिसका नाम आया था भगोड़ा था। ये सब जानते हैं कि कोऑपरेटिव घोटाले के अंदर राव दान सिंह के बेटे का नाम, अक्षत का नाम सामने आया था। इसके अलावा श्रुति चौधरी ने जो है एक ट्वीट किया था कि जिसका नाम डी से आता है वो इस बार चुनाव भिवानी महेंद्रगढ़ से हारेगा। तो ये इसको क्या माना जाए? देखिए, कांग्रेस के आप एक अपना ही तंत्र देखेंगे, वहां तो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए भी आपस में चुनाव होते हैं। बीजेपी में तो ऐसा नहीं देखा हमने। तो उसको धड़ेबंदी कह लो या लोकतंत्र कह लो, दोनों ही बात है। अभिव्यक्ति की आजादी भी कह सकते हैं हम, भाई दोनों नजरिए होते हैं। हालांकि अगर वो नाराज हैं, अगर पार्टी के खिलाफ काम करेंगे तो पार्टी भुगतेगी, लेकिन हम तो उस पर ये बता सकते हैं कि हाँ, ये लोकतंत्र का एक हिस्सा है। ठीक है, अभी नाराजगी होती है, सरफेस पे दिखगी, क्योंकि आला कमान इतना टाइट नहीं है, सत्ता में नहीं है, इसलिए वो सड़कों भी दिखाई देती है उनकी नाराजगी, ठीक है ना। अब जब जैसे ही इलेक्शन बढ़ेगा चलेगा आगे, तो उस पर परिणाम भी भुगतेगी। अगर पार्टी को ये लगता है कि ये ठीक है, ऐसे चलने दें,
तो उनको ऐसा लगता होगा अगर वो स्ट्रिक्ट रहेंगे तो इन जी, पे काबू यहाँ पा पर लेंगे। मैं राजवीर जी के पास आना चाहूंगी। एक सवाल अमित जी ने उठाया, राजवीर जी, जिस पर मैं आपसे कमेंट चाहूंगी, जरूर चाहूंगी। वो ये कि उनका कहना है कि बीजेपी में तो अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होते नहीं, कांग्रेस में चुनाव होते हैं, लेकिन बात अब यहाँ पर ये निकल कर आ रही है कि गुड़गांव सीट पर जो है मल्लिकार्जुन खड़गे कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, वो सुलह नहीं कर पा रहे हैं, वो कोई हल नहीं निकाल पा रहे हैं, इसलिए आखिरी डिसीजन जो है अब राहुल गांधी का होगा। ऐसे चुनाव का भी आपको लगता है कोई फायदा होगा जब अध्यक्ष जो है कोई डिसीजन ना ले पाए, कोई समझौता ना करवा पाए? जी नमस्ते। जी नमस्कार। कोई भी संगठन नेतृत्व के बगैर अधूरा है, ये सच्चाई है बिल्कुल। अनुशासन के बगैर संगठन कभी नहीं चलते। जी। और जहां निजी हित टकराते हैं और वहां तो और भी बुरी हालत होती है, और कांग्रेस में आज यही हो रहा है। किरण चौधरी जी ने जो बयान दिए, उन्होंने एक बार भी किसी के वोट के लिए नहीं बोला उन्होंने, एक बार। दूसरी बात, उन्होंने ये जरूर बोला कि भाई जितनी दान सिंह ने हमारी मदद की थी उससे दोगुनी मदद हम उनकी करेंगे। तो इसका सीधा सीधा मैसेज है, कहीं ना कहीं मतलब दान सिंह को ठिकाने लगाने की रणनीति पे काम कर रही है। दूसरी बात, करण सिंह दलाल जी तो हुड्डा साहब के समधी हैं, तो वो उनको नहीं रोक पा रहे। वो पंचायत करने जा रहे हैं शायद आज या कल में, जो भी है। तो कहीं ना कहीं ये जो सिर फुटोवल है, ये लगातार चल रही है। और ये आज से नहीं, शुरू से इनकी ये चीजें रही हैं। क्योंकि राज्यसभा एक थी इनकी, देने लेने वाले 50 थे। तो पवन खेड़ा जी ने भी ट्वीट किया था कि भाई मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई। तो कहीं ना कहीं जो जब भी किसी संगठन में निजी हित हावी होते हैं, तो वो संगठन हमेशा धीरे धीरे वो संगठन खत्म होने के कगार पे पहुंच जाता है। और आज कांग्रेस इसी कगार पे पहुंची हुई है। और ये लोग 2013 से लेकर 2024 तक ये लोग अपना ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष तक तय नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं ये लोग सोच रहे हैं कि भाई जनता तुम्हें वोट दे देगी, जनता इन्हें देख रही है, तो जनता इन्हें वोट क्यों देगी? जी राजवीर जी, ये बात तो अलग है कि जनता किसको वोट देती है नहीं देती है, लेकिन एक बात मैं आपसे और जानना चाहूंगी। जेजेपी ने आज अपने जो है कुछ 5 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं, और साथ ही साथ दुष्यंत चौटाला ने एक स्टेटमेंट दिया है कि कांग्रेस ने बीजेपी के सामने कमजोर उम्मीदवार उतारे हैं। आपकी सहयोगी पार्टी रह चुकी है, आपको लगता है कि जो प्रत्याशी उतारे हैं टक्कर दे पाएंगे? वोट कटेंगे तो किसके कटेंगे, कांग्रेस के कटेंगे, कि नाराजगी जो है बीजेपी के लिए, जेजेपी के कार्यकर्ताओं में और वोटर्स के अंदर ज्यादा होगी बीजेपी के लिए? क्या लगता है आपको? ये हमारे सहयोगी सिर्फ सरकार चलाने तक थे, हमारा कोई इनके साथ चुनावी गठबंधन नहीं था। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अपनी पार्टी चला रहे दुष्यंत चौटाला जी, वो किसको टिकट देते हैं किसको नहीं देते वो उनका विशेषाधिकार है। तीसरी बात, जनता ने इन लोगों को नकार रखा है, जमानतें जब्त होनी इन लोगों की। कोई भी कैंडिडेट इनका 50,000 वोट नहीं ले पाएगा किसी भी लोकसभा में। विधानसभा की तो बात छोड़ ही दीजिए आप, इनकी हर जगह जमानत जब्त होगी। जी अब किसकी कटेगी किसकी नहीं, वो तो जनता तय करेगी। चलिए नेरा जी, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी, आपको क्या लगता है जेजेपी अगर किसी का वोट काटेगी तो किसका वोट हो सकता है? बीजेपी का वोट कटेगा या कांग्रेस का कटेगा? देखिए पूजा, मैंने ज्योतिष शास्त्र तो नहीं पढ़ा है। मैंने तो देखिए सीधी सादी आपको राजनीतिक विशेषज्ञ इसलिए तो कहते हैं कि ज्योतिष से आगे निकलकर आप राजनीतिक समीकरणों पर बात कर पाए। पत्रकारिता की पढ़ाई की है। लेकिन ये है कि देखो, जो कोर वोटर था इनेलो का, तो आप ये मान के चलें कि 25% के आसपास इनेलो का कोर वोटर रहता था हरियाणा में जब 2018 से पहले। जी, तो उसको आप बीजेपी के वोट मानोगे या कांग्रेस के मानोगे या किसके मानोगे? ये तो निश्चित है कि जेजेपी ने अपना नया जनाधार नहीं बनाया। जी, ठीक है ना। इस बात से तो सभी इत्तेफाक रखते होंगे, पैनल में बैठे सभी व्यक्ति प्रबुद्ध हैं। तो नया तो उन्होंने नहीं बनाया बिल्कुल। जो बच खुच गया इनेलो का जनाधार, वो जो बड़ा चक था वो जेजेपी के साथ था। और अब तो हालत ये हो गई है कि बीजेपी को समर्थन देने के बाद जी, और लगभग 4.5 साल सत्ता में रहने के बाद वो वोट बैंक भी उनसे खिसक चुका है। जी जी जी। अब वो अपनी बात नहीं करते, आपने देखा होगा। तो उन्होंने कांग्रेस की बात की है कि कांग्रेस ने कमजोर कैंडिडेट उतारे। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे कैंडिडेट मजबूत है, हम हरा देंगे, कांग्रेस को भी हरा देंगे और बीजेपी को हरा देंगे। वो कांग्रेस की कंधे पे बंदूक रख के गोली चलाना चाहते हैं। तो सीधा सीधा ये है कि, लेकिन ये नहीं हम कह सकते कि वोट किसके काटेंगे, ठीक है ना। वो तो ये है कि इनेलो के जो कोर वोटर थे वो हैं, या फिर प्रत्याशी जो उठाएंगे
या जो उठे हुए हैं उनका एक पर्सनल वोट बैंक होता है। वो किसका वोट बैंक था वो तो आने वाला समय बताएगा मुझे। जी, यहाँ पर एक सवाल यहाँ पर और भी उठता है कि अगर पूरे हरियाणा की हम बात करते हैं तो 22 से 23% जो है लास्ट जनगणना के मुताबिक जो है जाट वोट बैंक है। आपको क्या लगता है कि इस बार हवा बदलेगी, किसकी तरफ जाएंगे? देखिए पूजा, मैंने आज तक अपनी पत्रकारिता में जात पात के ऊपर कभी रिपोर्टिंग नहीं की, ना धार्मिक आधार पे मैंने पत्रकारिता की है। और ये बात भी है कि भाई कोई बपोती नहीं होती कोई भी जाति किसी भी पार्टी की या किसी कैंडिडेट विशेष की। जी। हम समीकरणों पे बात जरूर कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा कास्ट पे मुझे बड़ा अटपटा सा लगता है ये सवाल। वो देखिए, मान लिया हम समीकरण अगर इस तरह बनाने लग जाएं तो बड़ा हास्यास्पद हो जाता है। भाई जाट जिस तरफ जाएंगे तो नॉन जाट किस तरफ जाएंगे, ठीक है ना। तो नॉन जाट में फिर मान लिया अगर यादव है तो नॉन यादव की बात करो, ठीक है ना। अगर गुजर है तो नॉन गुजर कितने हैं, तो ये सारा समीकरण गड़बड़ हो जाता है। तो बेहतर होगा कि हम और चीजों पे बात करें, विकास पे बात करें, क्षेत्र पे बात करें, ठीक है ना, और वोटर पे बात करें। जात पात पे देखो समीकरण साधना मेरे हिसाब से बेमानी। जी, चलिए हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं, सुरेश रोड जी। सुरेश जी, आपका स्वागत है, आप कुछ देर में जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये जो उठापटक चल रही है दिल्ली से लेकर हरियाणा, चंडीगढ़, पवन बंसल जो है मनीष तिवारी के लिए वोट मांगने नहीं जा रहे, चुनाव प्रचार से दूर हैं। अरविंदर सिंह लवली ने एक और आरोप लगाया है कि पार्टी ने 2 ही घंटे में उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया, बहुत जल्दी पार्टी में रहती है इसलिए जो है उनका इस्तीफा जल्दी मंजूर किया गया है। गुड़गांव सीट पर कैंडिडेट अब तक नहीं आया है, नॉमिनेशन जो है वो शुरू हो चुके हैं। इसको क्या कहेंगे आप, पार्टी में ये क्या चल रहा है? किरण जी, पार्टी में आज समूची मेरा नाम पूजा सिंह है सर, मेरा नाम पूजा सिंह है। पूजा सिंह, हाँ, मैं लेट जुड़ा, मुझे शायद इतना ध्यान नहीं जी था। जी, कोई नहीं जी, प्लीज क्या हमारे चंडीगढ़ हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में एक इतनी भीड़ उमड़ी जी। जेजेपी के लोग, जैसे कल परसों डिबेट में आपके चैनल पे मैं जुड़ा था, वो बोल रहे थे कि हम लोगों के बीच में रहते हैं। तो मुझे लगा आज कि जेजेपी के तो जितने लोग हरियाणा में थे उससे भी ज्यादा आज हमारे कांग्रेस कार्यालय में वो सारे पहुंच गए अपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह जी के साथ जी। अब पता नहीं, मैंने कभी अब जेजेपी वाले किन लोगों के बीच में जाएंगे कि लोग तो सारे कांग्रेस में आ गए। जेजेपी तो कदाच समापन समारोह हो चुका है। आज की मुख्य न्यूज ये है, आज अगर हम हरियाणा की प्रदेश की राजनीति की आज की तारीख की मुख्य घटना, जैसे पहले प्रिंट मीडिया में अखबार में एक जो मेन खबर होती थी या कोई रैली होती थी उसकी झलकियां दिखाई जाती थी, तो आज की झलकी जो है इस चुनाव की 2024 के चुनाव से पहले जेजेपी का समापन समारोह आज हो चुका है। सरदार निशान सिंह जी का कांग्रेस पार्टी और तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता और हरियाणा की जनता की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम धन्यवाद करते हैं कि आज वो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर, देखिए बड़ी बात है, जिस नेता ने 4.5 साल तक सरकार के साथ, बीजेपी के साथ सहयोगी दल के तौर पे काम किया और वो उसके प्रदेश अध्यक्ष थे, वो लोग अगर आज विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के साथ निष्ठा से शामिल हो रहे हैं, इससे ये स्पष्ट होता है कि हरियाणा की जनता का रुख किस साइड है जी। तो बड़ी बात यह है, जो आपने बात बताई कि फलानी सीट पे ये हो रहा है, थोड़ा बहुत रोष जहां होता है, ये लोकतंत्र है कांग्रेस का। देखिएगा, हमारे यहाँ पर 1 से अधिक दावेदार थे, एक प्रत्याशी को बनाया गया टिकट के लिए, टिकट दिया गया या लोकसभा चुनाव के लिए उनको मौका मिला, तो दूसरे प्रत्याशी में पार्टी में लोकतंत्र है, आपकी पार्टी में लोग आए, आपने उनका धन्यवाद किया सुरेश जी, लेकिन पार्टी छोड़ के जो लोग गए हैं उनको मनाने की कोशिश तो नहीं की गई। 10 सालों में 10 से ज्यादा जो है मुख्यमंत्री 10 अलग अलग राज्यों के जो है वो पार्टी छोड़कर चले गए, उनको नहीं मनाया गया। अरविंदर लवली ने खुद बोला कि यहाँ से पार्टी छोड़कर लोग हाथ जोड़कर चले गए हैं, उनसे बात नहीं की गई है। तो ये किस तरह का लोकतंत्र कांग्रेस में है, ये एक बड़ा सवाल है। पूजा सिंह जी, मैं हरियाणा से संबंध रखता हूं, हरियाणा की बात करता हूं। 40 से ज्यादा एक्स मिनिस्टर और एक्स विधायक एमएलए कांग्रेस पार्टी का पिछले 2 साल में दामन थाम चुके हैं। और रही बात हरियाणा कांग्रेस से भी कई लोग गए हैं, उनमें से 10 में से 6 लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार भी बनाया है। कुरुक्षेत्र से हम संबंध रखते हैं, वहां से नवीन जिंदल जी को बनाया है, वो भी एक पूर्व कांग्रेसी थे। लेकिन जैसे हमारे माननीय प्रभारी श्री दीपक बाबरिया जी ने कहा था
कि कांग्रेस से अगर थके हारे निष्क्रिय लोग चले जाएं तो पार्टी को निजात मिलती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बीजेपी के लोगों को यह बताना चाहता हूं कि जो लोग गए हैं उनके जाने से हमारे पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि नवीन जिंदल जी को तथ्य में आधारित बात बता रहा हूं, 2014 से 24 तक 10 साल में कांग्रेस पार्टी ने बूथ स्तर से लेके स्टेट और राष्ट्रीय स्तर तक कोई जिम्मेदारी नहीं दे रखी थी। क्यों नहीं दी थी? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर के पावन तट के पास आकर यह कहा था कि कांग्रेस का यह नेता कोयला चोर है। देश के प्रधानमंत्री की बात को कांग्रेस पार्टी ने गंभीरता से लिया और यह सोचा कि देश का प्रधानमंत्री जब यह कह रहा है ये आरोप तय करके सजा देगा, लेकिन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने उनको टिकट थमा दिया। अब देश दो के ऑप्शन प्रधानमंत्री बचते ने और हैं। भी बहुत से आरोप लगाए हैं, बहुत से और भी लोगों पर आरोप लगाए हैं। नहीं, दूसरे आरोप आपने बड़ा अच्छा याद करा दिया। पहले मैं आपकी बात को कवर करता हूं। जी। देश के प्रधानमंत्री ने के ऊपर आरोप लगे हैं चौकीदार चोर है, और माननीय कोर्ट में राहुल गांधी जी के ऊपर जब उन्होंने मानहानि का केस किया तो कोर्ट ने कहा कि आप माफी मांग लीजिएगा, लेकिन राहुल गांधी जी ने कहा कि मैं वीर सावरकर का वंशज नहीं हूं, मैं गांधी का वंशज हूं, माफी नहीं मांगूंगा। भारतीय न्यायालय के अनुसार अगर इस मानहानि हुई है तो जो सजा बनती है मुझे दे दीजिएगा। राजवीर जी, इस पर क्या कहेंगे आप? एक सेकंड सुरेश जी, इसका जवाब। एक सेकंड पूरे होने दीजिएगा। भूजा सिंह जी, ये घटना, ये स्वाभिमान की घटना न्यायालय में यह तो कभी सरदार भगत सिंह जी ने साबित करके दिखाई थी। अंग्रेजों के समय में माफी मांगने से मना कर दिया था और उन्होंने कहा था कि कानून के हवाले में अपने आप को करता हूं, और या राहुल गांधी जी ने आजादी के बाद करके दिखाया। उन्होंने कहा कि मेरी कोठी छीन लीजिए, मेरी संसद की सदस्यता रद्द कर दीजिएगा, लेकिन वो टस में मस नहीं हुए। ये बड़ी बात थी। और अगर नरेंद्र मोदी जी के पास जो बात मैं पहले पूरी करना चाह रहा था, उन्होंने ब्रह्म सरोवर पर आकर कुरुक्षेत्र में कोयला चोर बोला था जिंदल जी को। अब उनके पास दो ऑप्शन बचते हैं, या तो वो ब्रह्म सरोवर के पवित्र जल में डुबकी मार के ये कहें कि मैं अपनी जुबान का पहरा नहीं दे सकता, देश का प्रधानमंत्री होने के जवाब ले लेते हैं सर। अब आपकी बात सुन ली। या ये बोले कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड में नवीन जिंदल ने बीजेपी को इतना पैसा दे दिया कि मैं लालच में आकर नवीन जिंदल को माफी देता हूं। दो बातों में से एक बात हिंदुस्तान की जनता नरेंद्र मोदी के मुंह से। चलिए, आपकी बात खत्म होती है सर, तो मैं आगे भी अपने गेस्ट से जवाब ले लूं। राजवीर जी, पहले तो जो कोर्ट में केस गया था प्रधानमंत्री के मानहानि वाला, वो चौकीदार चोर है की बजाय उनकी जात को लेकर था, उनकी जाति को लेकर, जो मोदी सरनेम को लेकर के सवाल उठाया गया था उस पर था। क्या कहेंगे आप जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं? कांग्रेस के प्रवक्ता अपना प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए विख्यात है, इससे कोई बड़ी बात नहीं है। कोर्ट में जिसने केस किया था उसमें से कोर्ट ने फैसला सुनाया, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, बताइए मुझे आप। ये कोई बात का मतलब निकले आपकी? प्रोपेगेंडा तो आप लोग फैला रहे हो। चंडीगढ़ में लोकतंत्र की हत्या आपको बता दिया, कोर्ट ने केस कर दिया, कोर्ट ने फैसला सुना दिया, बात खत्म। उससे क्या है? नंबर 2 सुनिए मेरी बात। आप अब नवीन जिंदल वाली बात लीजिए। आपने पहले बोला कि 10 साल से निष्क्रिय है, आपने अभी बोला है, ठीक है। तो अगर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है तो उसमें दिक्कत क्या है? एक बात। दूसरी बात, अगर कोयले का उनके ऊपर कोई आरोप था, टिकट देने में बिल्कुल उसको टिकट, नवीन जिंदल को जो टिकट दिया प्रधानमंत्री ने अपनी जुबान खराब की। सुनिए। तो नवीन जिंदल जी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया, वो एक बहुत बड़ा परिवार है, विख्यात परिवार है पूरे हरियाणा, पूरे भारत, पूरे संसार में, ठीक है। उनके ऊपर कोई आरोप लगा है तो जांच चल रही है उसमें। भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने एक कॉन्क्लेव में बिल्कुल बोला था फैक्ट के साथ कि जो भी भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर रहा है उनके जो केस चल रहे हैं उनमें कहीं भी कोई रियायत नहीं है। अगर उनके ऊपर कोई आरोप है, पर्चे दर्ज हो रखे हैं, तो कार्रवाई होगी। दूसरी बात, अगर वो समाज सेवा देश हित में करना चाहते हैं, उन्हें भारतीय जनता पार्टी अच्छी लगी, उन्होंने ज्वाइन की, वो डिजर्व करते थे टिकट, तो भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देकर उनको कुरुक्षेत्र से उतार दिया। सीधी सी बात है यार। अगर उन्होंने कोई अपराध किया है तो वो भुगतेंगे, उसमें आप और मैं कुछ नहीं कर सकते, कोर्ट में मामले है वो, ठीक है ना जी। सुरेश जी, देखिए, नरेंद्र मोदी जी की विश्वसनीयता की बात है। जब प्रधानमंत्री नवीन जिंदल जी को कांग्रेस में होते हुए एक आरोपी और कोयला चोर बोलते हैं और अपने प्रधानमंत्री होते हुए उन पर कार्रवाई करने के बजाय उनको टिकट थमाते हैं, तो इसमें बिल्कुल ऑब्जेक्शन है कांग्रेस पार्टी को भी, विपक्ष को भी और हिंदुस्तान की तमाम जनता को भी। यह प्रधानमंत्री की करनी और कथनी के अंतर को स्पष्ट करता है।
ये प्रधानमंत्री को चोरों के साथ खड़ा होने के लिए उनके प्रधानमंत्री समर्थन जी को ने जाहिर करता है। प्रधानमंत्री जी ने एक खुद बात और बोला मैं है, बताता हूँ, प्रधानमंत्री जी ने खुद बोला कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। एक बात और बताता हूँ, बीजेपी में अभी 25 से ज्यादा लोग गंभीर अपराधों के आरोपी शामिल हुए, जिनमें से 23 के गंभीर अपराध माफ कर दिए गए हैं, 1-2 के बचे हुए हैं, शायद उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगी। अमित शाह मोदी जी के रहते वो भी एकदम विदेश में पैसा लेकर भाग जाएंगे, बैंकों को लूट के भाग जाएंगे या बैंक का कर्जा लेकर भाग जाएंगे, वो भी फ्री हो जाएंगे। किसी के माफ नहीं किए गए, सभी के पर्चे दर्ज हो रखे, सभी पे कार्रवाइयां चल रही हैं। अजीत अभी पवार आप का क्या है, एक्चुअल आप वाले जो बताइएगा। मैं संदीप गिना गर्ग देता है, हूँ सारे नाम, जो मैं संदीप सारे नाम गर्ग है गिना वो देता हूँ। भाजपा के ही थे ना, तो उनपे केस हुआ ना, अभी उनकी जांचें चल रही हैं। जो संदीप गर्ग थे कैथल वाले, जो लाडवा से टिकट मांग रहे थे, भाजपा में कब आए हो बताइएगा, भाजपा में वो कब आए? ईडी की मतलब रेड पड़ने के बाद बीजेपी में आए, कार्रवाई ईडी इसके की बाद रेड हुई ना। पड़ने के बाद बीजेपी में आए। ईडी हम तो ये खुद कहते हैं, कार्रवाई जिसको खुद ईडी की हुई, रेड पड़ती है वो बीजेपी में जाता है। सुनिए मेरी बात, आप वो बीजेपी में ज्वाइन करने के बाद उन पे रेड हुई है ईडी की या नहीं जो भी नहीं, पहले जांच एजेंसियों की। नहीं, वो पहले शुरू हो चुकी थी, मैं नोटिस आ पहली अखबार चुका की था। कटिंग दे पहली दूंगा रेड सर आपको, पहले हुई है। अखबार की कटिंग दे पहले दूंगा रेड आपको मैं, पहले हुई है, ठीक है ये ना। आप तो गुमान मत कीजिएगा, वो भारतीय रेड जनता हुई है पार्टी तभी की, मांगे। नरेंद्र मोदी की सरकार में कोई नहीं बचने वाला, जिसने खाया उसे लौटाना पड़ेगा। अब जो इंडी गठबंधन इकट्ठा हुआ है ये अपनी लूट को बचाने के लिए तो इकट्ठा हुआ है ना। मैं कहीं भाई तुम्हारे जी, बेटों की नरेंद्र मोदी संपत्ति की चली जाए, सरकार में, तुम्हारी पत्नियों भाई की जी संपत्ति नरेंद्र चली मोदी जाए, जी की सरकार में सिर्फ ठीक देश है नहीं ना। बचने तो वाला, भारतीय जनता चोर और पार्टी की लुटेरे जो सारे आने बचेंगे, वाली ये इनकी नीति है। 3 पॉइंट और है ना, उसमें नरेंद्र मोदी जी और ज्यादा सख्ताई से कार्रवाई करने जा रहे हैं। चलिए, सख्ताई कितनी होगी वो भी देख लेंगे। अमित नेहरा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अमित जी, आप सुन रहे हैं, दोनों प्रवक्ताओं की कॉन्वर्सेशन सुन रहे हैं, बातचीत सुन रहे हैं। पत्रकार हैं, ये सही विश्लेषण करेंगे। जी। हम 2007 8-9 से डिबेट करते थे अमित जी के साथ गुड़गांव में। जी अमित जी, देखिए ये तो नैतिकता की बात है पूजा। इसमें मैं तो ये कहूंगा कि सभी पार्टियां इतनी धुली नहीं है, कई आरोप लगाती हैं, अपने अंदर शामिल कर लेती हैं, फिर टिकट भी दे देती हैं, तो ये चीजें तो पता नहीं कब खत्म होंगी। हाँ ये है कि जो अवसरवादी लोग होते हैं वो अवसर का फायदा उठाने में उस्ताद होते हैं। वो ज्यादातर क्या होता है कि जो रूलिंग पार्टी है उसकी तरफ उनका झुकाव ज्यादा होता है, और जो पार्टी बैकफुट पे होती है यानी सत्ता में नहीं होती उसके आदमी खिसक जाते हैं। तो सीधा सीधा ये इक्वेशन है, इसमें कोई बहुत लंबा चौड़ा तो ये नहीं है कि हम राजनीतिज्ञों में चारित्रिक उत्कृष्टता की खोज ना करें। मेरा तो ये कहना है, चरित्र मतलब इनका फैशन के जमाने में गारंटी ना करें आप जी टिकाऊ होने की। बिल्कुल आप मेरी बात समझ रहे हैं, तो वही बात है। हाँ लेकिन ये है कि इतनी मर्यादा रखनी चाहिए कि आप या तो इतना मत थूकिएगा कि वो सारा लपेटना पड़े वापस, क्योंकि आप एक मर्यादा में रह के बयान दें तो ठीक है। वो सभी पार्टियों के लिए लागू होता है, मैं किसी पार्टी विशेष के लिए या किसी नेता विशेष के लिए नहीं कह रहा हूं। तो इतनी मर्यादा तो रखनी चाहिए राजनीति में। जी पूजा जी। राजवीर जी, आपके पास आना चाहूंगी। आपको क्या लगता है, आज जेजेपी ने अपनी जो प्रत्याशी उतारे हैं, उन प्रत्याशियों से क्या लगता है आपको, कितना कड़ा मुकाबला मिलने वाला है? आपने कहा कि सिर्फ जो है सत्ता के लिए गठबंधन था, चुनावों के लिए नहीं था, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ हम कांग्रेस की भी बात करेंगे, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बात करेंगे, मैं उनके कांग्रेस के प्रवक्ता से बात करूंगी, लेकिन सबसे पहले आपसे ही जानना चाहूंगी। जेजेपी का कोई जनाधार बचा नहीं है जी, ठीक है ना। और जेजेपी का जनाधार बचा नहीं है, लेकिन गया किधर है फिर, किसकी तरफ गया और किसकी तरफ अब चुनाव में जाएगा? विवेक से देगी ना वोट जी। जनता अपने विवेक से वोट देगी, वोट उसको जहां देना है, जहां से उन्हें यह लगता है भाई आगे बढ़ रहे हैं हम, हरियाणा आगे बढ़ेगा, भारत आगे बढ़ेगा, तो जनता उस हित में वोट देगी। लेकिन इनके पास कुछ नहीं है, इनकी जज्बा हो, इनेलो हो, आम आदमी पार्टी हो, इनकी सबकी जो छोटी ये पार्टियां हैं जो इनकी सबकी जमानतें जब्त होने वाली है जी। ये भी कहा जा रहा था कि हमारा और कांग्रेस का है, और कांग्रेस में जो सिर फुटबॉल चल रही है उसका पूरे हरियाणा को पता है। तो भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करेगी, 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है जी।
यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि जब जेजेपी और बीजेपी दोनों अलग हुए थे उससे पहले से ही जो है वो गर्माहट जो है राजनीति के अंदर दोनों पार्टियों में महसूस हो रही थी। फिर दोनों पार्टियां अलग हो गई हैं, उसके बाद काफी नाराज जो है दुष्यंत चौटाला नजर आए, वो तो अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे थे। क्या ये समीकरण, क्योंकि उस समय जो समीकरण खराब हुए थे उन सीटों के बंटवारे को लेकर हुए थे, उनको सीट्स चाहिए थी जो कि बीजेपी देने को तैयार नहीं थी, लेकिन क्या आने वाले विधानसभा के अंदर कोई उम्मीद की जा सकती है 10 की 10 लोकसभा जीतने की? आप जो बात कह रहे हैं वो हो सकता है आपके पाले में चली जाए, हो सकता है ना भी जाए, लेकिन विधानसभा के समीकरणों को देखकर आपको क्या लगता है कि साथियों के वापस जुड़ने की कोई संभावना होगी आगे? क्योंकि जैसे क्रिकेट की हम बात करते हैं, अनिश्चितताओं का खेल है, राजनीति तो उससे भी ज्यादा अनिश्चितताओं का खेल है। भारतीय जनता पार्टी 10 के 10 सीटें जीतेगी जी, बिल्कुल कन्फर्म है। बिल्कुल। दूसरी बात, जज्बा से हमारा कोई समझौता नहीं था भाई हमने चुनाव साथ लड़ना। एक भी हमारी 4.5 साल में हमारी कोई भी कार्यकर्ता मीटिंग सामूहिक नहीं हुई। वो अपना कार्य कर रहे थे, हम अपना कार्य कर रहे थे। सिर्फ सरकार चलाने के लिए गठबंधन था और सरकार में जितने दिन तक उन्होंने साथ दिया उनका धन्यवाद। बाकी आगे जनता के पाले में गेंद है बस। अब जी, जेजेपी के ऊपर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे जब वो अलग हो गई आपके गठबंधन से, उस पर आरोप लगे कि बहुत से घोटाले किए हैं, उन्हीं के जो है एमएलए ने लगाए थे आरोप। और मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने कहा कि एक भी कंप्लेंट आई तो हम जरूर जांच करेंगे। क्या कोई कंप्लेंट अब तक पहुंची है? क्या आगे होने वाला है, बता सकते हैं आप? पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ही नहीं, 3-4 दिन पहले नायब सैनी जी ने भी बयान दिया है कि अगर जज्बा के साथ कोई कंप्लेंट आएगी किसी भी भ्रष्टाचार की, करप्शन की, कोई भी, उस पर तुरंत संज्ञान लिया जाएगा। अब कोई कंप्लेंट आए तो सही, आएंगे तो तैयार बैठी है सरकार अपना काम करने के लिए। कानून सबके लिए बराबर है। ये जो जज्बा कोई राम से मिलके थोड़ा ना रही है जी। अमित नेहरा जी, आपने सुना सरकार तो तैयार बैठी है। देखिए पूजा, जब समर्थन दिया था जेजेपी ने एक पूर्ण बहुमत बनाने के लिए सरकार को, तो एक कमेटी बनी थी, उसका नाम था कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कमेटी। जी जी जी, याद है मुझे। लेकिन मुझे लगता है कि शायद बीजेपी वाले भी उसके अध्यक्ष का नाम भूल चुके हैं। कह रहे हैं कोई मीटिंग नहीं हुई, तो उसके लिए दोषी कौन है भाई? कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कमेटी की मीटिंग ना होना जी, उसके लिए दोषी कौन होगा भाई? ये तो प्रदेश की जनता को जानने का हक है ना। जब आपने कमेटी बनाई तो उसका मीटिंग भी होनी थी, आपको कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लागू भी करना चाहिए था। तो ये कह के कि जजपा ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो अपना पल्ला थोड़ी झाड़ सकते हैं। उसकी बाकायदा मीटिंग होनी चाहिए थी, प्रोग्राम अपना आगे बढ़ाना चाहिए था। तो उसमें तो चलो देखो, जब तो घी शक्कर थे, जब तो एक दूसरे की गलतियों पर पर्दा डालते थे, ठीक है, मिट्टी डालते थे। अब एक दूसरे की गलतियां उखाड़ रहे हैं। तो यही लोकतंत्र है देखा जाए तो, ठीक है ना। तो इसमें मैं तो ये चाहूंगा कि दोनों तरफ से आए आरोप प्रत्यारोप, ताकि जनता को पता चले कि माजरा क्या है। अब कह तो रहे हैं मुख्यमंत्री कि कोई शिकायत करे, लेकिन शिकायत करेगा कौन और उस पर एक्शन कैसे लिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीजें देखो, मन बहलाने के लिए तो ठीक है, लेकिन पता भी है सबको भाई, बहुत सारी रिपोर्ट्स आई थी, कमेटी बनी थी, ठीक है ना। रोड साहब बता सकते हैं, राजवीर जी खुद बता सकते हैं, ठीक है ना। एसआईटी बनी थी, उसने रिपोर्ट भी पेश की थी, लेकिन उस रिपोर्ट का हुआ क्या, ठीक है ना। अब कोई एलियन थोड़ी आएगा बताने के लिए कहाँ पे क्या दिक्कत हुई थी जी। तो समाचार पत्रों में, टीवी चैनल्स में भी चली थी खबरें, ठीक है ना। तो इशारा ही काफी होता है समझदार को। देश की जनता, प्रदेश की जनता आगे फैसला करेगी किसको क्या मिलना चाहिए। जी पूजा जी। सुरेश जी, आपसे जवाब चाहूंगी, आप क्या कहेंगे? क्योंकि जहां पर जब भी गठबंधन की बात आती है थोड़ा टेंशन होता ही होता है, और वो गाड़ी जो शुरू होती है गठबंधन के साथ, वो अपने डेस्टिनेशन तक गठबंधन के साथ ही पहुंचेगी ये भी पता नहीं होता। जो जेजेपी और बीजेपी के केस में हुआ है कि अपना पूरा टेन्योर, सेकंड टेन्योर पूरा करने से पहले ही मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। अब हम यहाँ पर कांग्रेस की बात कर लेते हैं। कांग्रेस के आम आदमी पार्टी के साथ जो है गठबंधन को लेकर दिल्ली में काफी टेंशन है। उसके अलावा यहाँ पर हरियाणा की बात करें तो एक ही सीट दी गई है। इसके अलावा पंजाब में तो कोई सीट कांग्रेस को नहीं दी गई है।
ये जानना चाहेंगे कि जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है उसके साथ इस तरह का व्यवहार, कि उसके साथ छोटी पार्टियां जो है वो अपनी कंडीशंस पर, चाहे हम पश्चिम बंगाल की बात करें, चाहे हम दूसरे राज्यों की बात करें, दूसरी पार्टियां अपने हिसाब से कांग्रेस को मोल्ड कर रही हैं, अपने हिसाब से कांग्रेस को सीटें दे रही हैं। क्या कहेंगे आप? जी पूजा जी, ऐसी बात नहीं है जी। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, जो हरियाणा में एक सीट आप पार्टी को दी है, तो उसके समांतर हमने चंडीगढ़ की सीट, जहां पार्टी का मेयर है, तो कांग्रेस के कोटे में, और गोवा में 2 सीट और ली है, और दिल्ली में भी 3 सीट ली है। तो ये आपसी हमारा कोई, और इसमें 2 सीट कम ज्यादा ऊपर नीचे अगर हो भी जाती है तो इसमें बड़ी बात नहीं है। हमारी जो लड़ाई है जी, वो एक विचारधारा की लड़ाई है। इस समय हिंदुस्तान में जो, या पूरी दुनिया में, एक कट्टरपंथी विचारधारा है जिसका नेतृत्व हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, और उसके अपोजिट उसको सिर्फ ललकारने का जो कार्य है वो हमारे नेता राहुल गांधी जी कर रहे हैं, जिनके नेतृत्व में एक सत्य और अहिंसा की गांधीवादी विचारधारा पूरी दुनिया में आगे बढ़ रही है। जो आप कह रहे प्रधानमंत्री कट्टर विचारधारा का समर्थन करते हैं, किस तरह की विचारधारा, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे प्लीज? हाँ बिल्कुल, वो भी एक्सप्लेन भी करता हूँ। जो राहुल गांधी जी की विचारधारा है वो एक अहिंसा की और सत्य की, जैसे मैंने बताया, और गांधीवादी है। वहां पर सेंट्रलाइजेशन पावर नहीं है, यानी केंद्रीयकरण पावर नहीं है, वहां पर लोकतंत्र है। जैसे हमारी टिकट प्रक्रिया में आपको देखने को मिला, जो पीसी प्रदेश इलेक्शन कमेटी, स्क्रीनिंग और सीसी तक कई दौर की मीटिंगें हुई, और यहाँ पर आधे घंटे पहले नवीन जिंदल ज्वाइन करते हैं और आधे घंटे में उसको टिकट थमा दिया जाता है। ये तानाशाही है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है, ये कभी भी हिंदुस्तान के लोकतंत्र में देखने को नहीं मिला। और आपने कहा कि कट्टरपंथी विचारधारा यह है कि जैसे चंडीगढ़ में लोकतंत्र की हत्या दिन में होते हुए देखी गई है, वीडियो में प्रूफ आया है आपके सामने, मीडिया के द्वारा ही, चैनलों के द्वारा ही हिंदुस्तान की जनता को पता लगा कि कैसे वोट कैंसिल कर दी गई। ये आजादी के 70 साल बाद अगर एक देश का प्रधानमंत्री इस तरीके की गतिविधियां अपने नेतृत्व में पनपने देता है, अगर सपोज कीजिएगा, आप मान के चलिएगा पूजा जी, अगर ये आजादी के समय में नरेंद्र मोदी जी जैसे सोच के लोग होते, क्या देश आजाद हो पाता? क्या देश आजादी के बाद भी लोकतंत्र को कायम रख पाता? नहीं रख पाता। इनकी सोच आज लोकतंत्र को, संविधान को, चुनाव आयोग को खत्म करने की है। ये आपके सामने है। चंडीगढ़ का उदाहरण काफी है, नवीन जिंदल जी का उदाहरण काफी है। इनकी कट्टरपंथी विचारधारा ये होती है। और आप देखिएगा किस तरीके से आपने कहा कि ये विचारधारा नरेंद्र मोदी जी को लेकर करूं मैं और आगे बढ़ के कर देता हूं। पुलवामा में जो घटना हुई, तो आज तक एक ऐसी घटना है, हमारे वीर सैनिक शहीद हो गए, लेकिन उनकी जो घटना घटी है उसकी जिम्मेदारी तय करने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने आज तक कोई कमेटी का गठन नहीं किया, कोई रिपोर्ट नहीं आई, कोई अरेस्ट नहीं हुआ। कितनी बड़ी बात है, इतना आरडीएक्स कैसे आ गया? और आप तो बड़े चाणक्य है। और जी समय कम है, राजवीर जी आपसे जानना चाहूंगी, आखिरी कमेंट आपसे भी लेना चाहूंगी, अमित जी के पास भी आऊंगी। राजवीर जी अपना आखिरी कमेंट कहें प्लीज इस पर। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता श्री नरेंद्र मोदी जी का तो एक ही लक्ष्य है, सबका साथ सबका विकास। कांग्रेस की तरह तुष्टीकरण नहीं करते कि धर्म के आधार पर किसी को आरक्षण दे दिया जाए। मंगलसूत्र की बात तुष्टीकरण है, मंगलसूत्र की बात। संविधान में संशोधन 80 संशोधन आप लोगों ने किए, वो कौन सी धारा है जिससे सरकारें गिराई जाती है? आप लोगों ने गिराई है। तो भारतीय जनता पार्टी तो बिल्कुल लोकतांत्रिक पार्टी है, लोकतांत्रिक तरीके से जनता की सेवा कर रही है। हमने दिला दिया ना भारतीय आने वाले 4 जून को अब की बार 400 पार सुना दिखाई देगा आपको। चलिए लास्ट कमेंट में पत्रकार साहब महोदय से लेना चाहूंगी, अमित जी से। समय कम है, सुरेश जी समझिए, समय थोड़ा सा कम है। अमित जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये जो नारा दिया गया है अब की बार 400 पार, आपको क्या लगता है 400 पार जाएगा कि पिछले बार के आंकड़े तक ही पहुंचेगा? देखिए पूजा, ये मुझे तो अव्यवहारिक लगता है। और दूसरी बात ये है कि ये बूमरैंग कर रहा है बीजेपी को। आप अगर देखेंगे पिछले 15-20 दिन में, तो ये नारा सुनने को दिखाई नहीं दे रहा, बड़े नेताओं के मुंह से नहीं आ रहा है। उसकी वजह यह है कि एक वर्ग विशेष को इस नारे से खतरा हो गया।
कि ये पूर्ण बहुमत की सरकार आ गई तो आगे पता नहीं क्या होगा हमारे साथ, संविधान में ये होगा, संविधान में होगा। तो आप देख रहे होंगे धार कुंद हो गई है, बड़े नेता इसको अपने वर्ग विशेष का जवान पिलाने मतलब से मैं हिचक समझना रहे चाहूंगी अमित जी, वर्ग विशेष मतलब कि हैं। वर्ग विशेष को खतरा हो गया है? जिनको संविधान से कुछ लाभ मिल रहा है, आरक्षण मिल रहा है, उन वर्गों में थोड़ा सा है, इसका डर है, डर का माहौल है। और ये आप फील्ड में जाएंगे तो आप महसूस करेंगे। और यही वजह है कि बीजेपी आलाकमान ने फैसला लिया है कि कोई भी बड़ा नेता अब 400 पार का नारा मंच से नहीं ले रहा है। ये बड़ी अच्छी बात की है अमित नेहरा जी आपने, चलिए, दर्शकों तक पहुंचनी बहुत जरूरी थी। जी, समय हमारे पास इतना था। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आगे भी जो है हम बात करेंगे अलग अलग मुद्दों को लेकर, लेकिन हम कांग्रेस की आज बात कर रहे थे कि कांग्रेस में जिस तरह से स्थिति बनी हुई है चुनावों से पहले, कैसे कांग्रेस की नैया पार लगेगी। फिलहाल आज की इस बड़ी बहस में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए MH1 न्यूज।